देखो देखो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन चल रहा था और उसमें हम म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट पढ़ चुके थे। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट पढ़े थे तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या है। हमारे पास रिजल्ट आ गया था M12 और आ गया था हमारे पास M21 या M21 पहले आया था। चलो उसको पहले लिख लेते हैं। ये आ गया M21 और ये आ गया M12। M21 की वैल्यू थी हमारे पास phi1 अपॉन I1 और M12 की वैल्यू थी हमारे पास phi2 अपॉन I2। इतनी बात क्लियर है? देखो ध्यान से, तुम्हें बताया क्या था, इसको रीड कैसे करोगे। ये हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। किसका? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल। सेकंड कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो सोचो सेकंड कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस कब क्रिएट होगा? जब पहली कॉइल में करंट फ्लो होगी, मतलब यहाँ पर आई क्या होगा? 1 के साथ आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे? अभी देखो क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल। ये क्या मतलब? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल। तो पहले कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस कब आएगा? जब सेकंड कॉइल में करंट फ्लो होगी, मतलब I2 आएगा हमारे पास। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर जरा देखो, हमारे पास M21 आ गया और यहीं पर आ गया हमारे पास M12। बोलो इतना क्लियर है? अब आगे जरा सुनो। अगर हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले आ गए तो अब यहीं से हम EMF भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास EMF कितना इंड्यूस हुआ। अच्छा जरा समझना, EMF हमारे पास दोनों जगह पर क्रिएट होता है, सेकेंडरी में भी और प्राइमरी में भी। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले सेकंड कॉइल की बात करेंगे। देखो पहले फॉर्मूला किसका लिखा है? पहले लिखा है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल। जब सेकंड कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है तो वहां पर क्या आएगा हमारे पास? वहां पर हमारे पास इंड्यूस्ड EMF भी आएगा। तो देखो यहां पर आ गया हमारे पास इंड्यूस्ड EMF इन सेकंड कॉइल। देखो अब सेकंड कॉइल में इंड्यूस्ड EMF आएगा, मतलब ये क्या हो गया हमारे पास? E2। अब जरा समझना कैसे आएगा। हमारे पास जो इंड्यूस्ड EMF है वो हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हमारे पास फॉर्मूला है माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, वही हमारे पास फैराडे का। लेकिन एक बात समझो, अगर सेकंड कॉइल में EMF इंड्यूस्ड हो रहा है तो फ्लक्स कहां पर चेंज हो रहा होगा? हमारे पास जो यहाँ पर पहले वाला फ्लक्स है वो चेंज हो रहा होगा। बोले बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ध्यान से सुनना, ये हमारे पास पहली कॉइल है, ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। ठीक, यहां तक कोई परेशानी किसी को? अब एक बात सुनो, यहां पर हमारे पास करंट I1 है तो इसकी वजह से फ्लक्स बना। अच्छा, यही फ्लक्स क्या होगा? यही फ्लक्स हमारे पास इस कॉइल से पास होगा। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे यही जो फ्लक्स देख रहे हो ये हमारे पास दूसरी वाले कॉइल से पास होगा। आगे सुनो, अब ये फ्लक्स दूसरी कॉइल से पास हो रहा है तो ये फ्लक्स पहले में बना है तो क्या है? phi1। अब देखो यहां पर जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आया, किसकी वजह से आया? पहले वाले फ्लक्स की वजह से आया। तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? M21। यहां पर हमारे पास M12। तो सोचो M21 किसकी वजह से आया? phi1 की वजह से। तो देखो M21 में क्या है? phi1। अब इसी का उल्टा मान लो, यहां पर मान लो करंट नहीं है, करंट हम यहां पर फ्लो कर रहे हैं तो अब ये डायरेक्शन पलट जाएगी। ये हो गया हमारे पास। तो अब क्या हुआ? अब सेकंड कॉइल में फ्लक्स बना phi2 जो पहली कॉइल से लिंक हो रहा है। तो M12 किसकी वजह से आया? phi2 की वजह से। अब आगे जरा सोचो, अगर सेकंड कॉइल में इंड्यूस्ड EMF आ रहा है तो वो पहली कॉइल के करंट में आने वाले चेंज की वजह से आएगा यहां पर इंड्यूस्ड EMF। तो अगर I1 चेंज हो रहा है तो सोचो उसकी वजह से कौन चेंज होगा? phi1 की phi2। अगर करंट पहली कॉइल में हमने फ्लो कराई है तो दूसरी कॉइल में तो करंट होगा नहीं, तो ये फ्लक्स बनेगा। तो क्या होगा? जब पहली कॉइल में करंट चेंज कराओगे तो पहला वाला फ्लक्स चेंज होगा और उसकी वजह से क्या आ गया? ये हमारे पास इंड्यूस्ड EMF आ गया। बोलो इतनी बात समझ यहाँ पे? तो आगे बढ़ो। तो यहाँ पर हमारे पास जो E2 आएगा वो कैसा आएगा? माइनस का डेल्टा phi1 अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, phi1 की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहीं से निकाली जा सकती है। देखो यहां से हमारे पास phi1 की वैल्यू आ गई M21 और ये आ गया हमारे पास I1। ये हमारे पास phi2 की वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारे पास M12 और ये आ गया I2। बोले बात समझ में आ रही है? यहीं से phi1 निकाल सकते हो और यहीं से phi2। तो अब देखो ये phi1 रखा हुआ है, phi1 की जगह उठा के रखो
तो यहाँ पर हमारे पास E2 की वैल्यू क्या आएगी, ये आ गया माइनस का डेल्टा ∅1 की जगह क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास M21 और ये आ गया हमारे पास I1, नीचे लगा हुआ है हमारे पास डेल्टा टी। आगे जरा ये हमारे पास क्या है, अच्छा M21 ये तो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट क्या होगा डेल्टा से बाहर, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया हमारे पास माइनस का M21, ये आ गया हमारे पास डेल्टा I1 और अपन क्या क्या डेल्टा टी, ये हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला। अच्छा कोई नई बात नहीं है, यही चीज तुम सेल्फ इंडक्शन में देख के आए थे, बस यहाँ पर तुम्हें ध्यान केवल एक बात का रखना है और इन सफिक्स का रखना है कि कौन सी चीज किसकी वजह से जनरेट हो रही है। जानते हो ना, अगर दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, मतलब यहाँ पर कोई पहले से ईएमएफ नहीं था, क्या लगा है गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर ईएमएफ नहीं है, तो हमारे पास अब यहाँ पर ईएमएफ आया किसकी वजह से, जो पहले यहाँ पर हमारे पास बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी की वजह से हमारे पास जो करंट फ्लो हुई, इससे हमारे पास जो फ्लक्स में चेंज आया, करंट में जब चेंज कराओगे तो जो फ्लक्स में चेंज आया, इस फ्लक्स की चेंज की वजह से दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। तो अगर दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है तो पहली कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, अगर पहली कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है तो दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे, चलो आगे देखो। तो यहाँ पर हमारे पास E2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का M21 डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, इतना क्लियर है यहाँ पे। अब आगे देखो, अच्छा जैसे यहाँ पर सेकंड कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला, अब वैसे ही फर्स्ट कॉइल में निकाल सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो अब यहां पर आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल। देखो अब अगर पहले कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो वो क्या हो गया हमारे पास E1, ये वैल्यू कैसे आएगी जरा देखो, ये हमारे पास हो गया माइनस का डेल्टा ∅2 और अपॉन में डेल्टा टी। ध्यान सुनना, जब सेकंड कॉइल में अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से पहले कॉइल में हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इतनी बात क्लियर। आगे देखो, यहाँ पर हमारे पास E1, अच्छा ∅2, देखो ∅2 की वैल्यू ये निकाल दो, ये उठा के रखो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का डेल्टा, ये आ गया M12, यहाँ पर आ गया I2 और अपॉन में आ गया हमारे पास डेल्टा टी। अब देखो ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास E1 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया हमारे पास माइनस का M12 और ये आ गया हमारे पास डेल्टा I2 और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास डेल्टा टी। बोलो इतना समझ आएगा, ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट आ गया। अब एक बात समझना जरा, ये सारे हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले आ रहे हैं, ये सेकंड कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया और ये फर्स्ट कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अच्छा ये जैसे ही हमारे पास फॉर्मूले है तो जरा समझना, यहां पर हमारे पास एक डेफिनेशन आती है कि हम यहां पर जो एक कोफिशिएंट देख रहे हो, इस कोफिशिएंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर मान लो यहां पर हम एक काम कर दें, ये जो डेल्टा I1 और अपॉन डेल्टा टी है, इसको अगर हम 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दें तो सोचो क्या होगा। देखो ध्यान से, डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी, इसको अगर हम 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दें तो क्या होगा, ये जो E2 देख रहे हो ये हमारे पास M21 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहां से हमारे पास जो रिजल्ट निकल करके आया वो क्या आ गया, E2 बराबर माइनस का M21। अब इसका मतलब जरा समझना, यहां से पता चला कि अगर हमारे पास पहली कॉइल में, देखो 1 लगा हुआ है, 1 पहली कॉइल में करंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो दूसरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा वही हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट के बराबर होता है। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। अगर मान लो कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो इससे बनता है हमारे पास। देखो ध्यान से, तुम्हें बताते हैं स्टेटमेंट कैसे बनेगी। देखो, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज यूनिट मतलब 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंड कॉइल इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। ये बात समझ में, फिर से सुनो जिसका दिमाग नहीं काम हुआ। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड या फिर यूनिट, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंड कॉइल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा इसका क्या, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। अच्छा जो कहानी यहां पर गिरी वही कहानी तुम यहां पर भी कर सकते हो।
अगर डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी को 1 एम्पियर पर सेकंड ले लो तो जो E1 होगा ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का M12 के बराबर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर सभी को, समझ में आया था? आगे बढ़े देखो हमारे पास थ्योरम चल रही थी, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। देखो म्यूचुअल इंडक्शन देखा था, अब यहां पर हमारे पास अगला टॉपिक आता है थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा जरा समझ रहे, जितना बड़ा यहाँ पे ये हेडिंग देख रहे हो इतनी बड़ी थ्योरम है नहीं, सिर्फ एक लाइन की हमारे पास थ्योरम है जब से पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ है। ठीक है, देखो हमारे पास थ्योरम केवल इतनी होती है कि अगर मान लो हमारे पास दो कॉइल है, दोनों कॉइल आपस में लिंक है, तो अब यहां पर हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का कॉफिशिएंट दोनों कॉइल में आएगा। तो यहां पर जो दोनों कॉइल के म्यूचुअल इंडक्शन के कॉफिशिएंट होते हैं M21 और यहां पर आता है हमारे पास M12, ये दोनों आपस में कैसे होंगे हमारे पास, बराबर। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे जरा समझना, ये हमारे पास थ्योरम होती है। क्या थ्योरम है? अब जरा स्टेटमेंट समझो। स्टेटमेंट हमारे पास ये आता है कि अगर मान लो, पहले जरा समझो फिर इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। देखो ध्यान से, हमारे पास स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास दो कॉइल हैं और वो आपस में लिंक है, कैसे लिंक है हमारे पास, एक का फ्लक्स दूसरे से पास हो रहा है और दूसरे का फ्लक्स पहले वाले से पास हो रहा है, अगर वो इस तरह से हमारे पास लिंक है तो दोनों में हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन होता है और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हमारे पास दोनों कॉइल्स में म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट जनरेट होते हैं। तो अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारे पास कॉफिशिएंट की वैल्यू है ये हमारे पास बराबर रहती है। ठीक है, सेकंड कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट और फर्स्ट कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट ये आपस में बराबर रहता है। बोलो इतना समझ में आएगी यहाँ पे? इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? अब आगे जरा सुनो, देखो ध्यान से, अब ये हमारे पास बराबर है तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ? देखो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो काम खत्म, ये तो मैं बता दिया कि M21 बराबर होता है M12। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव आता है व्हाट इज द थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी इन द म्यूचुअल इंडक्शन, तुम्हारे पास चार ऑप्शन होंगे, चार में से टिक करके चले आओ। ठीक है, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे ये हमारे पास मान लो ऑप्शन दे दिया गया तुम्हारे पास M12 माइनस का M21, ऐसे ऑप्शन दे दिए गए M12 बराबर माइनस का L1 या M21 इज इक्वल टू प्लस का L2, इस तरह से दे दिए गए सेल्फ इंडक्शन लगा करके, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तुम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लायक तो काम हो गया। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अगर मान लो हमारे पास दो कॉइल्स हैं और उन दोनों कॉइल्स में हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है, तो पहले कॉइल से कुछ फ्लक्स दूसरे में लिंक होगा और दूसरे कॉइल से कुछ फ्लक्स पहले में लिंक होगा। तो अब यहां पर यह पता चला कि जितना फ्लक्स पहली वाली कॉइल दूसरे में लिंक करेगी, बिल्कुल उतना ही फ्लक्स दूसरी वाली कॉइल पहले में लिंक करेगी। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। अभी तो ये लग रहा होगा कि ये तब पॉसिबल होगा कि जब दोनों कॉइल के साइज बराबर हो, लेकिन जरा समझ रहा है ये हर तरह से पॉसिबल है। देखो ध्यान से, हमने एक कॉइल छोटी बना दी, अच्छा एक बड़ी सी बना दी। अब ध्यान सुनो क्या होगा, इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, इसमें करंट I2 फ्लो हो रही है। अगर दोनों में करंट फ्लो हो रही है तो सोचो, यहां से फ्लक्स निकलेगा इसमें पास होगा और दूसरे वाले से फ्लक्स निकलेगा वो पहले वाले से पास होगा। तो सोचो, छोटी कॉइल से जितना फ्लक्स निकलेगा वो तो पूरा का पूरा दूसरी वाले से पास हो जाएगा, दूसरी वाली बड़ी कॉइल है। ठीक है, अच्छा बड़ी कॉइल से ज्यादा फ्लक्स निकलेगा, लेकिन इस ज्यादा फ्लक्स का एक छोटा सा पोर्शन दूसरी वाली से पास हो पाएगा। तो अब जरा समझना, पहली कॉइल से जितना फ्लक्स दूसरे वाले में गया, सोचो पहली कॉइल ने जितना फ्लक्स जनरेट करके दूसरे वाले को दिया, पहली वाली उतना ही फ्लक्स तो गेन कर पाएगी। सोचो यहां से चाहे जितना फ्लक्स बने, लेकिन उसका एक छोटा सा पोर्शन तो पहले से पास होगा। कितना पास होगा? जितना पहले वाले से बाहर आया है उतना ही पहले वाले में पास होगा। तो यहां पर पता चला कि अगर मान लो हमारे पास दो कॉइल्स हैं और वो एक दूसरे के साथ इस तरह से रखी हैं, तो पहले कॉइल से जनरेट होने वाला फ्लक्स और दूसरे कॉइल से जनरेट होने वाला फ्लक्स वो आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसी वजह से हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्शन के कॉफिशिएंट है वो बराबर है।
ठीक है। तो यहाँ पर पता चलता है कि अगर दो कॉइल एक दूसरे के साथ लिंक है, मतलब पहले वाले का फ्लक्स दूसरे से पास हो रहा है और दूसरे का फ्लक्स पहले से पास हो रहा है, अगर इस तरह से होता है तो दोनों के फ्लक्स इक्वल होते हैं, पहले वाले का दूसरे से पास होने वाला और दूसरे वाले का पहले से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है। अगर ये इक्वल है तो हमारे पास ये क्या होगा, ये जो हमारे पास M21 है किसके बराबर हो गया, M12 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर आया हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल। इतना क्लियर हुआ यहाँ पे? चलो आगे देखो। ये थी हमारे पास थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, ठीक है। यहां पर पूरी थ्योरम में केवल एक बात याद रखनी है, M21 बराबर M12 होता है, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। अब आगे जरा देखो अगला रिजल्ट क्या आता है। अच्छा देखो, जैसे तुम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था और सेल्फ इंडक्शन में तुमने सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करा था कि अगर मान लो हमारे पास अलग अलग आर्टिकल है, अलग अलग कॉइल है, तो यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। अच्छा बिल्कुल वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे अलग अलग कॉइल के लिए निकाला था सेल्फ इंडक्टेंस, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आ सकता है। तो देखो अब यहां पर देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सबसे पहले जरा सोलेनॉइड की बात करते हैं। तो देखो ये आ गया हमारे पास MI मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है, ध्यान रखना भैया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहां पर आ गया हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अच्छा अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो जरा सोचो, म्यूचुअल इंडक्टेंस में तो दो कॉइल लेनी पड़ेगी। देखो जरा ध्यान से देखिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। देखो ध्यान से, अच्छा जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात होगी तो हमेशा ध्यान रखना हमारे पास दो तरह की कॉइल होगी। अगर सोलेनॉइड है तो दो सोलेनॉइड रखनी पड़ेगी। देखो जरा डायग्राम देखते हैं, ध्यान रखना, बहुत आसान सी बात है, बस एक बार प्रोसेस सीख लो, फिर चाहे जैसी कॉइल आए तुम उसका तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तुरंत निकाल सकते हो, ठीक है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो ध्यान से, एक सोलेनॉइड ये मान ली, ठीक है। अब यहां पर एक काम कर लेते हैं, एक थोड़ी बड़ी सोलेनॉइड मानते हैं और उन दोनों की, इसकी और दूसरी वाले सोलेनॉइड के हमारे पास एक्सेस सेम होगी, ठीक है। मतलब अब यहां पर सोलेनॉइड कैसे मानेंगे, जिसकी रेडियस थोड़ी बड़ी हो। अगर रेडियस बड़ी होगी तो जरा देखो, ये हमारे पास एक और सोलेनॉइड आ गई, ठीक है। इस सोलेनॉइड की रेडियस क्या है हमारे पास, थोड़ी सी बड़ी है। अब जरा सुनना क्या होगा, दोनों की एक्सेस हमारे पास बिल्कुल सेम है, ठीक। जब एक्सेस सेम होगी तभी जाकर के म्यूचुअल इंडक्शन निकाल सकते हो, तभी जाकर के तुम्हारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों में आएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनो क्या होता है, जब यहां पर ये अंदर वाली सोलेनॉइड की बात करते हैं तो यहां पर जरा वायरिंग कर दो। ये मान लो हमारे पास वायर आ रहा है और यहां से पीछे जाएगा, फिर ये हमारे पास ऐसे आ गया, फिर ये इस तरह से आ गया हमारे पास वायर, ठीक है, और ये नीचे आ गया, ठीक। अब देखो इसमें हमारे पास करंट कुछ इस तरह से ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और पीछे से नीचे आ रही है। बोलो तो बात की है, ये हमने करंट कुछ यहां पर I1 मान ली, ठीक है। क्यों, देखो पहली सोलेनॉइड है, पहली सोलेनॉइड में करंट क्या होगी हमारे पास I1। अच्छा पहली सोलेनॉइड की लेंथ हमने क्या मान ली, L1। इतनी बात क्लियर है। आगे जरा सुनो, अब एक बात समझना, यहां पर हमारे पास दो सोलेनॉइड है तो यहां पर हमने इसकी लेंथ मान ली L2, लेकिन जो दूसरी सोलेनॉइड है, ठीक है, दूसरी सोलेनॉइड में भी हमारे पास वायरिंग होगी। देखो ये वायर आया हमारे पास, डायग्राम जरा ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे एक ही में दोनों सोलेनॉइड दिखानी है। डायग्राम देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास ये वायर पीछे जाएगा और पीछे से फिर ऐसे आ गया, ये फिर ऐसे गया, ये फिर इस तरह से आ गया और ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये वायर ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां से करंट ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर यहां से ऊपर, फिर नीचे, फिर यहां से ऊपर, फिर हमारे पास करंट पीछे से इस तरह से नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो करंट देख रहे हो, ये करंट क्या हो गई हमारे पास I2 सेकंड सोलेनॉइड में। बोलो डायग्राम क्लियर सभी को। अब आगे जरा सुनो, अब एक बात समझना कि जो हमारे पास दो सोलेनॉइड है, सबसे पहले जरा समझना दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो लगभग बराबर होगा। पहले तो एक बात समझ लो, हमारे पास दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया लगभग बराबर होगा, और अगर बराबर नहीं करना तो भी अलग अलग भी कर सकते हो। देखो ध्यान से, ये हमने A1 मान लिया और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये A2 मान लिया। बहुत ध्यान सुनना, ये अब तुम्हें अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, अगर तुम्हारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान लो ये M बराबर करके फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है,
उसमें अगर केवल ए है, केवल ए मतलब ना A1 लगा हुआ है ना A2 लगा हुआ है, ठीक है, केवल ए है, तो क्या समझोगे, दोनों कॉइल्स का एरिया उन्होंने क्या माना है, सेम माना है। क्यों, ध्यान सुनना, दोनों का एरिया सेम भी हो सकता है। हम ऐसे मान ले, एक ये बड़ी सोलेनॉइड एक छोटी सोलेनॉइड, दोनों का मान लो हमारे पास दोनों की रेडियस सेम है और दोनों को हम एक के आगे एक रख दें, सोचो तब भी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। अगर एक को थोड़ा बड़ा मान लेते हैं तो बड़ी वाली छोटे वाले के ऊपर आ जाएगी, जैसे डायग्राम दिख रहा है। बात समझो यहाँ पे, अगर दोनों का एरिया बराबर होगा तो क्या होगा, वो दोनों हमारे पास एक दूसरे के सामने बिल्कुल इस तरह से लग जाएंगे आकर के। इतना क्लियर सभी को यहाँ पे? तो ध्यान सुनना, यहाँ पर एरियाज अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी माना जा सकता है। अब ये तुम्हें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हारे पेपर में कैसे आया हुआ है, ठीक है, ऑप्शंस कैसे हैं। अब देखो, चलो हम यहाँ पे अलग अलग करके मान ले रहे हैं और उससे तुम्हें आर्टिकल करा देते हैं। तो हमने मान लिया छोटे वाले का एरिया A1 है, बड़े वाले का एरिया क्या हो गया हमारे पास A2, यहां पर लेंथ L1, यहां पर लेंथ L2, यहां तक क्लियर सभी को, ठीक है। अब आगे जरा सुनो, चलो देखो, अब यहां पर जो पहली वाली कॉइल है, पहली वाली कॉइल में करंट I1 फ्लो हो रही है, तो इस कॉइल से हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और वो क्या होगी, B1। अच्छा देखो ध्यान से, हमारे पास किसी सोलेनॉइड से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला होता है B = μ0 Ni। यहां पर पहली है तो यहां पर देखो B1 लगाओगे तो ये I1 हो जाएगा। बहुत ध्यान सुनना यहाँ पे। अब ऐसा क्या, ये जो देख रहे हो ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए केस चल रहा है, तो हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, इनफाइनाइट सोलेनॉइड से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब आगे जरा समझो, ये जो सोलेनॉइड देख रहे हो, मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है जो लंबी वाली है, और जो छोटी वाली सोलेनॉइड है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें N1 और इसमें N2। अब आगे जरा सुनो, अगर यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, लंबाई L1 है, तो क्या लगता है, ये जो हमारे पास स्मॉल n है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पहली सोलेनॉइड की बात हो रही तो N1 और ये L1 आ गया, तो देखो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गया हमारे पास μ0, ये आ गया N1 I1 और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास L1। बोलो यहां तक कोई परेशानी किसी को? अब जरा सुनो, देखो पहली वाली सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, यही मैग्नेटिक फील्ड कहां से पास होगी, दूसरी वाली सेकंड सोलेनॉइड से पास होगी। तो अब यहां पर अगर फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स कहां क्रिएट होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा सेकंड सोलेनॉइड में। बोलो तो ये बात क्लियर, ध्यान रखना यहाँ पे, जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो सेकंड सोलेनॉइड में क्रिएट होगा। तो यहां पर आएगा हमारे पास फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड सोलेनॉइड। तो सेकंड सोलेनॉइड में हमारे पास जो फ्लक्स लिंक होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ये आ गया हमारे पास φ2। ध्यान सुनो, जो पहली वाली सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो यही पास होगी, लेकिन कहां से, दूसरी वाली सोलेनॉइड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। तो एरिया कौन सा लेना पड़ेगा, A2। तो यहां पर आ गया हमारे पास, ये आ गया B1, ये आ गया हमारे पास A2, ये आ गया हमारे पास φ2। बोलो समझ में आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पर जो φ2 देख रहे हो क्या आएगा हमारे पास, B1 A2। B1 क्या, ये हमारे पास जो प्राइमरी सोलेनॉइड है उससे जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, एरिया A2। A2 क्या आ गया हमारे पास, वो क्रॉस सेक्शन एरिया जहां से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। बोलो इतना क्लियर? तो φ2 बराबर आ गया हमारे पास B1 और A2, ठीक है। आगे जरा, अब यहां पर B1 क्या है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू B1। चलो देखो ध्यान से, देखो यहां पर आ गया हमारे पास φ2। अब यहां पे B1 की वैल्यू ये रख दो जरा लगा के, तो आ गया μ0 N1 I1, एरिया A2 है, यहां पर आ जाएगा हमारे पास एरिया A2 और अपॉन में लेंथ क्या आ गई हमारे पास L1। बोलो इतनी बात क्लियर? यहां तक कोई परेशानी? ध्यान सुनो, ये B1 की ये वैल्यू ये उठा के रख दी। अब सोचो क्या, ये हमारे पास फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड कॉइल आ गया, सेकंड सोलेनॉइड आ गया, लेकिन सेकंड सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स उतने ही गुना बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, टोटल फ्लक्स दिख रहा है नीचे, ठीक है। तो देखो यहां पर हो गया हमारे पास ये टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स अगर निकालोगे तो क्या होगा, जो भी फ्लक्स आया है φ2 इसमें नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करा। तो बहुत ध्यान से सुनना, जब यहां पर बात होगी फ्लक्स की, तो फ्लक्स कहां लिंक हुआ, फ्लक्स दूसरे वाले कॉइल में लिंक हुआ। म्यूचुअल इंडक्टेंस तभी तो आता है जब पहले वाले से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो, वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल से पास हो, तो फ्लक्स कहां लिंक होगा जाकर के, दूसरी कॉइल में। अगर दूसरी कॉइल में लिंक हो रहा है तो दूसरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हमने टोटल कितने लिए हैं, N2। बस यहां पर N2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो देखो यहां पर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहां पर N2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास μ0, ये आ गया हमारे पास N1, ये आ गया N2, यहां पर क्या है हमारे पास I1 और ये आ गया I2। नीचे जरा देखो कि हमारे पास क्या है, ये लेंथ आ गई हमारे पास L1। बोलो इतनी बात क्लियर? ये हमारे पास आ गया N2 और φ2।
अब देखो यहाँ पे जैसे ही हमारे पास N2 Phi2 आया, वैसे ही अब यहाँ पर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। बस हमें यहाँ पे जो फ्लक्स आया है उसमें करंट से डिवाइड कराना है। जैसे ही करंट से डिवाइड करा दोगे, जो I1 देख रहे हो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट आया। ठीक है, देखो इतना हटा दे, आगे देखो। तो यहां पर हमारे पास क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, जो भी हमारे पास टोटल फ्लक्स आया है, टोटल फ्लक्स आएगा N2 Phi2, इस टोटल फ्लक्स में करंट से डिवाइड करा दो, हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। तो N2 Phi2 क्या है हमारे पास, ये जैसे इसमें करंट से डिवाइड करोगे तो I1 से I1 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L1। तो यहां पर आ गया हमारे पास म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन में क्या आ गया, L1। ये आ गया हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सॉलिड। अच्छा देखो, इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है, जरा ध्यान से देखो। अगर हम कैपिटल N1 और कैपिटल L1 को ले तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल N1 और कैपिटल L1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल n1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अप्लाई कराओ तो देखो यहां पर क्या हो गया हमारे पास, m इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये हो गया स्मॉल n1, यहां पर क्या बचा हमारे पास, कैपिटल N2 और ये आ गया कैपिटल A2। बोलो तो ये बात क्लियर है। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। अगर ध्यान रखना, कैपिटल N और कैपिटल N में फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, स्मॉल n और कैपिटल N में फॉर्मूला होती है, ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। इतनी बात क्लियर सभी को। अब जरा समझना, अगर मान लो हमारे पास या तुम्हारे एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों सोलेनोइड का एरिया अगर सेम मान ले, तो यहां पर जो A2 देख रहे हो उसके A2 की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ A आ जाएगा हमारे पास। बोलो समझ में आएगी यहाँ पे, इतनी बात क्लियर हुई सभी को। चलो आगे देखते हैं, हटा दे, देख लो एक बार, देखो आगे। अब देखो आगे, इस तरह से तुम सारे रिजल्ट निकाल सकते हो। कोई भी अगर हमारे पास कॉइल आती है किसी तरह की, किसी शेप की, बस तुम्हें यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। हमेशा क्या ध्यान रखना है, दो कॉइल रहेंगे, ठीक है। पहली वाली कॉइल में करंट फ्लो होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनी, पहली कॉइल की वजह से, ठीक। अब ध्यान सुनो, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर दूसरी कॉइल से पास होगी तो फ्लक्स कहां क्रिएट हुआ, सेकेंड कॉइल में। ध्यान सुनना, फ्लक्स कहां क्रिएट हुआ, सेकंड कॉइल में। सेकंड कॉइल में अगर हमारे पास फ्लक्स लिंक हो रहा है तो यहां पर हमारे पास सेकंड कॉइल में ही क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, जैसे ही फर्स्ट कॉइल की करंट से डिवाइड कराओगे। इतनी बात क्लियर। फिर से एक बार पूरी बात दिमाग में बैठा लो कि हमारे पास करंट फ्लो होगी फर्स्ट कॉइल में, जिससे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या नाम दिया, B1। वो मैग्नेटिक फील्ड जब सेकंड कॉइल से पास होगी तो हमारे पास बनेगा हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी सेकंड कॉइल में। और उसी फ्लक्स में क्या करेंगे, हम यहाँ पे करंट से डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है। इतना पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर कई बार वायर लपेटा हुआ है तो जितनी बार वायर हमने टर्न कराया है उससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर सभी को। चलो आगे देखते हैं, ध्यान रख लेना, बस प्रोसेस तुम्हें ध्यान रखना है। आर्टिकल सिंपल सा है, यही चीज तुम पूरी 12th क्लास में देख करके आए, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आएगा प्रोसेस ऑफ कपलिंग ऑफ कॉइल। अब यहां पर कॉइल्स की कपलिंग देखेंगे कि कपलिंग हमारे पास कैसे होती है। कपलिंग का मतलब क्या, ध्यान रखना, कपलिंग का मतलब हम ये निकालने वाले हैं द रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। चलो देखो, देखो अब यहां पर शुरू करते हैं कपलिंग। तो यहां पर हमारे पास है हेडिंग, कपलिंग ऑफ कॉइल विद फ्लक्स लिंकेज। अब ये फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, देखो अभी अभी तुम देख क्या है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, वहीं से हमारे पास शुरू होता है फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। चलो जरा देखो, अच्छा जरा समझना, ये थोड़ा सा रिजल्ट समझ लो फिर छुप गया।
फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, देखो ध्यान से थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो, क्योंकि इस पे तुम्हारे पास कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आएगा तो लास्ट में एक फॉर्मूला हमें यहां पर निकालना है, बस कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, क्या होता है अभी देखेंगे। हमें बस कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का सीधा सा फॉर्मूला होता है K = √L1L2। ठीक है, बस हमारे पास ये रिजल्ट आता है। ठीक है, या फिर हमारे पास ये आता है, ये M = K, ये रिजल्ट आता है M = K √L1L2। तो यहां पर हमारे पास K की वैल्यू आ जाती है M/√L1L2। ये सीधा सा रिजल्ट आता है। ये सीधा सा रिजल्ट लिखवा तो दें, लेकिन इस आर्टिकल से जो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कई तरह के बन सकते हैं। अगर केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता तो तुम्हें केवल फॉर्मूला लिखवा देते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कई सारी चीजें समझेंगी। जैसे तुमने देखो, अभी तुमने देखा थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी में था M12 = M21। ठीक है, ये केवल इकलौता रिजल्ट है, इसका जो डेरिवेशन है वो वर्क के फॉर्मूले से निकल आता है। ठीक है, तो डेरिवेशन के अंदर से हमारे पास किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं बनना था, इसलिए इसको डायरेक्ट लिखवा दिया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब बात आती है कपलिंग की, तो कपलिंग में तुम्हें यहाँ पे कुछ प्रोसेस है वो समझने पड़ेंगे, उनसे तुम्हारे पास क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो हमसे हमारे पास क्या क्या होता है इसमें। यहां पर मान लो हमने दो कॉइल मान ली। ठीक है, एक कॉइल C1 है और दूसरी कॉइल C2 है। ठीक है, अब जरा सुनो क्या होता है। यहां पर हमारे पास करंट I1 है और मान लो यहां पर हमारे पास करंट I2 है। ठीक है, अच्छा यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स N2 मान लो। ठीक है, अब यहां पर मान लो पहले वाले का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और दूसरी कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। सारी बातें मानते चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो पहले वाले में जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो ∅1 है और दूसरे वाले में जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो ∅2। इतनी चीजें हमने मानी। ठीक है, क्यों, जब यहां करंट माना है तो यहां पर फ्लक्स क्रिएट होगा, जब दूसरी जगह करंट माना हुआ है तो वहां पर भी फ्लक्स क्रिएट होगा। बोलो इतनी बात क्लियर, क्योंकि करंट है तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स आएगा। लेकिन अब जब यहां पर बात करते हैं कि ये दोनों कॉइल लिंक हो गई है, लिंक हो गई मतलब एक में जनरेट होने वाला फ्लक्स दूसरे से पास होगा, दूसरे में जनरेट होने वाला फ्लक्स पहले से पास होगा। अगर इस तरह से है तो इन दोनों के बीच में हमारे पास आएगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको हम क्या कहेंगे, M। M क्या है, M हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब ये जो दो कॉइल्स देख रहे हो इनमें म्यूचुअली जो इंडक्शन होगा उसका कोएफिशिएंट क्या है, M। अच्छा हम एक बात ये देख करके आए थे कि हमारे पास M12 बराबर होता है M21 के, तो अब इन दोनों कॉइल के लिए अलग अलग कांस्टेंट नहीं मानना, हम दोनों बराबर है तो दोनों बराबर के तौर पर हमने क्या मान लिया, एक कांस्टेंट M मान लिया। बोलो इतना समझ में आएगा नहीं यहाँ पे, इतनी बात क्लियर है सभी को। अब आगे जरा सुनो, देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास आ गया म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है, चलो जरा देखते हैं अब यहां पर क्या क्या हो सकता है, जरा देखते हैं। सेकंड कॉइल को थोड़ी देर के लिए भूलो, बिल्कुल भूल जाओ सेकंड कॉइल को, जरा फर्स्ट कॉइल पे काम करते हैं। अगर फर्स्ट कॉइल पे काम करोगे तो देखो यहां पर हमारे पास करंट I1 जिसकी वजह से सेल्फ इंडक्शन L1, यहां पर फ्लक्स ∅1 और N1 नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो अगर यहां पर बात करो फ्लक्स की तो ध्यान सुनो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स आ गया फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल, तो यहां पर आ गया हमारे पास फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल। ध्यान सुनना, अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि पहली कॉइल में करंट I1 है, दूसरे में कुछ भी नहीं है, बस दूसरी कॉइल यहां बगल में रखी है। ठीक है, ध्यान सुनना, पहला केस क्या है, पहला केस है कि हमारे पास यहां पर करंट I1 और यहां पर करंट नहीं है। बोलो इतनी बात क्लियर, यहां तक कोई परेशानी, चलो जाने दो इसको अब। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर पहले वाले में हमारे पास करंट I1 है तो क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन आएगा, जिसकी वजह से कांस्टेंट क्या आ गया, L1। तो यहां पर आएगा हमारे पास N1 नंबर ऑफ टर्न्स और ∅1 आ गया फ्लक्स, तो यहां पर आ गया हमारे पास N1, ये आ गया ∅1। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास है L1 और करंट कितनी है I1, तो ये बराबर हो गया हमारे पास L1 और ये आ गया I1। बोलो इतना समझाया सभी को, यहां तक कोई परेशानी, आगे देखते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा जरा समझना, अब करा क्या हमने यहाँ पर हमने क्या माना, हमने दो कॉइल मानी जिसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2, सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2, फ्लक्स ∅1 ∅2। अच्छा अभी तो ∅2 नहीं होगा,
सोचो जरा ध्यान से, अभी तो phi2 भी नहीं होगा क्योंकि phi2 तो तब आएगा ना जब करंट हमारे पास I2 जनरेट होगी। ठीक, अब ध्यान सुनना, अब क्या करना है, अब हम यहां पर मान रहे हैं कि ये दोनों कॉइल एक दूसरे के इतने पास रखी हैं कि पहले वाले में जो फ्लक्स बना वो पूरा का पूरा दूसरी कॉइल से पास होगा। ठीक है, ध्यान सुनो, हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि पहली कॉइल में जो फ्लक्स बना वो पूरी तरह से दूसरी कॉइल से पास होगा। अगर पूरी तरह से दूसरी कॉइल से पास होगा तो जरा सोचो, ये जो केस है, ये जो फ्लक्स phi1 है, ये पहली कॉइल में बना, ये पूरी तरह से दूसरी कॉइल से पास होगा। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां पे ध्यान सुनो, ये हमारे पास फर्स्ट कॉइल है, फर्स्ट कॉइल में हमारे पास फ्लक्स क्या बना, phi1। अब ये phi1 फ्लक्स बना, हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास इसमें जो फ्लक्स बना है ये पूरी तरह से दूसरे से पास हो जाए। सोचो जरा, हम इतना पास रख दें कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले बने पूरी की पूरी वो सेकंड वाले से पास होके निकल जाए। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये होगा तो सोचो, सेकंड कॉइल में भी फ्लक्स कितना बन गया, सेकंड कॉइल में भी फ्लक्स हमारे पास phi1 ही बनेगा। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, अभी इतना सब समझा क्या है, ये एकदम से म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे आ गया? देखो, हमने यहां पर इसको इतना पास रखा है कि जो पहले वाले में फ्लक्स बन रहा है अगर वो पूरी तरह से दूसरे से पास होगा तो वहां पर क्या क्रिएट होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा? क्यों, पहले वाले का फ्लक्स अगर दूसरे से पास होगा तो क्या क्रिएट होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, N1 phi1। अब जब ये फ्लक्स दूसरी वाली कॉइल से पास हो रहा है तो सोचो यहां नंबर ऑफ टर्न्स कितने हमारे पास, N2, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है तो ये आ गया N2। यहां पर हमारे पास फ्लक्स कितना है, phi1। ध्यान से सुनना, ये जो phi1 फ्लक्स देख रहे हो यही हमारे पास इस कॉइल से पास होगा। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, सोचो ये फ्लक्स N2 नंबर ऑफ टर्न्स से पास होगा तो यहां पर क्या हो गया, N2 इंटू phi1, ये क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे जब ये होगा तभी तो हम इसको कपलिंग ऑफ कॉइल कहते हैं। सोचो कपलिंग ऑफ कॉइल का मतलब क्या हुआ, हमारे पास कॉइल इतनी पास रखी है कि एक में जनरेट होने वाला फ्लक्स दूसरे से पास होगा और दूसरे में जनरेट होने वाला फ्लक्स पहले से पास होगा, और हम इतना पास रखेंगे ताकि वो एक दूसरे से पूरी तरह से पास हो। ठीक है, मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले बनी पूरी की पूरी दूसरे से पास हो जाए। बोले समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे ये समझ में आया कि ये टोटल फ्लक्स कैसे होगा। अब देखो तुम्हें पता है टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, MI के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखना, देखो ध्यान से, टोटल फ्लक्स हमारे पास यहाँ पर MI के बराबर होता है। ठीक है, क्यों, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पहला फ्लक्स जो दूसरी कॉइल से लिंक हो रहा है तो कौन सा इंडक्टेंस हुआ यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कौन सा कॉफिशिएंट आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉफिशिएंट। लेकिन करंट कौन सी है, सोचो ये फ्लक्स कौन सी करंट की वजह से क्रिएट हो रहा है, I1, तो यहाँ I1 आएगा। बोलो समझ में आएगी यहाँ पे? इतनी बात क्लियर यहाँ पे? अच्छा एक काम करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखो ये फर्स्ट ये सेकंड, जरा दोनों को डिवाइड करो, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड करो। देखो phi1 से phi1 कैंसिल, क्या बचा, N1 और N2। तो यहाँ पर आ गया N1, यहाँ पर आ गया हमारे पास अपॉन में N2। यहाँ पर जरा देखो क्या, I1 से I1 कैंसिल, यहाँ पर L1 और ये M, तो आ गया L1 और यहाँ पर आ गया M। बोलो इतनी बात क्लियर है? डायग्राम हटा दे, वैसे डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है। देखो अब देखो M को ऊपर ले आते हैं, N2 ऊपर N1 नीचे। तो देखो यहां पर हमारे पास रिजल्ट क्या है, देयरफॉर M आ गया हमारे पास N2 ऊपर N1 नीचे और ये आ गया हमारे पास L1। इतनी बात क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास। ठीक है, कोई परेशानी किसी? अब देखो यहां पर लेके चलते हैं केस 2। अच्छा केस 2 क्या है, देखो ध्यान से, ये नोट कर लो तो ये हटा दो। ठीक है, या देख लो जिससे कैलकुलेशन देखनी हो गया। देखो आ गया, चलो अब केस सेकंड क्या है जरा यहां समझ लो, फिर वहां पे कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देखो केस सेकंड में क्या है, बिल्कुल वही हमारे पास दोनों कॉइल्स हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स N1, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स N2। यहाँ पर
ये L1 और ये L2, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस L1 और ये सेल्फ इंडक्टेंस L2 आ गया, ठीक है। अब जरा सुनना चाहिए, यहां पर हमारे पास फ्लक्स अब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जरा समझते हैं। कॉइल C1 है और ये C2, यहां पर जब करंट I2 फ्लो होगी तो यहां पर हमारे पास जो फ्लक्स बनेगा वो कितना हो गया, Φ2, बोले समझ आया। यहां पर जब हमारे पास करंट I2 फ्लो होगी तो हमारे पास फ्लक्स क्या बना, Φ2, ठीक। अब आगे जरा समझना, बाकी सारी बातें हमारे पास एज इट इज है। अब हमारे पास पूरा प्रोसेस कहां से होगा, सेकंड से फर्स्ट में। पहले क्या था, फर्स्ट में करंट थी तो यहां फ्लक्स बना, वही फ्लक्स दूसरी कॉइल से पास हो रहा है। अब बिल्कुल इसका रिवर्स करो कि सेकंड में करंट फ्लो होगी और सेकंड में जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स पूरा का पूरा फर्स्ट कॉइल से पास होगा। बोलो इतनी बात समझ सभी को यहाँ पे, ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को। अब आगे देखो, ध्यान रखना, कपलिंग का मतलब ही होता है, म्यूचुअल कपलिंग का मतलब हमारे पास दो कॉइल है, दोनों एक दूसरे के साथ कपल्ड है। कपल्ड होने का मतलब पहले वाले में अगर कोई फ्लक्स बन रहा है तो वो पूरी तरह से सेकंड से पास होगा, और सेकंड में अगर हमारे पास कोई फ्लक्स बन रहा है तो वो पूरी तरह से फर्स्ट से पास होगा। इतनी बात क्लियर यहाँ पे। अब आगे देखो ध्यान से, जब यहां पर करंट है तो सेल्फ इंडक्टेंस कहां पर आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास सेकंड कॉइल में आ जाएगा, ठीक है। चलो जरा देखते हैं, तो यहां पर आएगा हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस इन सेकंड कॉइल। देखो ध्यान से, यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस में हमारे पास क्या होगा, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कैसे आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स। ध्यान सुनना, अब Φ2 आ गया, क्यों, किसकी वजह से आया, करंट I2 की वजह से ये फ्लक्स आ रहा है, तो क्या हो गया Φ2। टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा, N2 इंटू Φ2। बोलो इतना समझ में आया। अभी जो टोटल फ्लक्स होगा ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास बराबर होगा सेल्फ इंडक्टेंस L2 के, और हमारे पास जो करंट फ्लो हो रहे हो, करंट क्या है हमारे पास, I2। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं यहाँ पे, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो N2 Φ2 है वो किसके बराबर हो गया, L2 इंटू I2 के। इतना क्लियर यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, देखो आंसर, ये हमारे पास N2 Φ2 बराबर क्या आ गया, L2 इंटू I2 के, ठीक। अब इसी तरह से जरा आगे सोचो, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब जब हमारे पास ये जो सेकंड फ्लक्स है, अगर ये सेकंड फ्लक्स पहले वाली कॉइल से लिंक होगा तो क्या क्रिएट हुआ, तो देखो यहां पर क्रिएट हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फर्स्ट कॉइल। अगर फर्स्ट कॉइल से हमारे पास फ्लक्स लिंक हो रहा है तो उससे म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। अब जरा सुनो क्या होगा, फ्लक्स Φ2 है, ये पूरा का पूरा फ्लक्स हमारे पास पहले कॉइल से पास हो रहा है, तो सोचो यहां पर टोटल फ्लक्स कितना बना, Φ2, और ये कितने नंबर ऑफ टर्न से पास हो रहा है, N1। तो टोटल फ्लक्स आ गया हमारे पास N1 इंटू Φ2। अब ये बराबर किसके होगा, देखो जब पहले दूसरे में क्रिएट होने वाला फ्लक्स पहले से पास हो रहा है तो क्या आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब यहां पर आ गया हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। आगे जरा सुनो, अब ये जो फ्लक्स आया किसकी वजह से आया, भैया ये करंट I2 की वजह से आ रहा है, तो यहां पर क्या लग गया हमारे पास I2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। बोलो इतना समझ में आया। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 और 5 आ गई है, इनको फिर से डिवाइड करा दो। अगर डिवाइड कराओगे तो Φ2 से Φ2 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। भैया ध्यान से देखना, ये सीखना जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। इस पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये प्रोसेस सीखना जरूरी है। डिवाइड करो जरा, तो यहां पर आ गया इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 5। डिवाइड करो तो क्या होगा, Φ2 से Φ2 कैंसिल, यहां पर आ गया N2 और अपॉन में आ गया N1। तो यहां पर आ गया हमारे पास N2 और अपॉन में आ गया N1। आगे जरा देखो, यहां पर I2 से I2 कैंसिल, यहां पर L2 है और यहां पर M आ गया, तो यहां पर आ गया हमारे पास L2, यहां पर आ गया हमारे पास M। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर M ऊपर आ जाएगा, N1 ऊपर आ गया, N2 नीचे आ गया, तो ये आ गया हमारे पास N1 अपॉन में आ गया N2, ये आ गया हमारे पास L2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। इतनी बात क्लियर सभी को। अब देखो ध्यान से, ये इक्वेशन नंबर 6 है, ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 3 लिखी है। चलो हम एक काम कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 से, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या होगा, देखो ये M, ये M, तो M इंटू M क्या हो गया हमारे पास, M स्क्वायर। आगे जरा देखो मल्टीप्लाई कराओ, सोचो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो यहां पर क्या आ गया, N1 अपॉन N2, और ये क्या है N2 अपॉन N1, तो कैंसिल हो जाएगा। चलो जरा करा के देखते हैं, इसको लिखो पहले आ गया N1 अपॉन N2 और ये आ गया N2, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास N2 अपॉन N1 और ये आ गया L1। देखो N2 से N2 कैंसिल, N1 से N1 कैंसिल, यहां क्या बचा हमारे पास L1 और ये आ गया L2। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे।
तो देखो यहां पर बचा हमारे पास m स्क्वायर इज इक्वल टू ये L1 और ये L2, तो यहां पर आ गया L1 है, ठीक है। देख लो यहां पर बस, तो यहां पर हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया हमारे पास √L1 एंड L2। इतनी बात क्लियर। तो देखो जब हमारे पास कॉइल्स की कपलिंग होती है, ठीक है, जब दो कॉइल एक दूसरे के साथ कपल हो जाए, मतलब पहले कॉइल में बनने वाला फ्लक्स दूसरे से पास हो जाए और दूसरे कॉइल में बनने वाला फ्लक्स पहले से पास होने लगे, तो हमारे पास, ध्यान से सुनना, जब दो कॉइल है तो सेल्फ इंडक्टेंस कितने होंगे, 2, ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्शन तो आएगा ही आएगा अगर एक दूसरे से पास हो रहे हैं उनके फ्लक्स। तो यहां पर हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस में रिलेशन आता है m इज इक्वल टू √L1L2, ठीक है। लेकिन एक बात समझना, ये जो हमारे पास रिलेशन आया है, ये रिलेशन एक बहुत ही आइडियल कंडीशन के साथ आया है। आइडियल कंडीशन का क्या सेंस हुआ, देखो आइडियल कंडीशन का सेंस ये हुआ कि ये होना चाहिए एक कॉइल में जितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो पूरी की पूरी दूसरे से पास हो जाए। ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। एक बार जरा इस कैलकुलेशन को देखो, ठीक है, ध्यान सुनना, 10-15 मिनट का आर्टिकल है, एक बार रिवर्स करके पूरा फिर से देख लेना, ठीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, एक बार पूरा समझ लेना कौन सा आर्टिकल हमारे पास कब यूज हुआ है, कब कहां पर हमारे पास करंट फ्लो हो रही है और कहां पर हमारे पास फ्लक्स लिंक हो रहा है, ठीक है। ये सारी बातें एक बार समझ लेना, ठीक हो गया। अब आगे जरा देखो, अब देखो ना, इसका थोड़ा सा रीजन समझ लेते हैं कि यहां पर ये जो फॉर्मूला आया ये एक बहुत ही आइडियल फॉर्मूला है, ठीक है। ये केवल आइडियल केस में पॉसिबल होगा, हमारे पास जो प्रैक्टिकली बिहेवियर होता है कॉइल्स का उसमें ये फॉर्मूला पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिकल बिहेवियर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, इसको हटाते हैं। देखो अगर हम यहां पर प्रैक्टिकली यहां पर लिंकेज निकालें कि हमारे पास किस तरह से कॉइल एक दूसरे से लिंक होती हैं, तो हमें यहां पर एक बात पता चलेगी कि हमने यहां पर एक जो कंडीशन मान रखी है कि पहले वाले में लिंक होने वाला फ्लक्स पूरी तरह से दूसरे से पास होगा, ये गलत कंडीशन हमने मान ली, ठीक है, क्योंकि ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर ये पॉसिबल हो गया तो जो दो अलग अलग कॉइल है ये अलग अलग कॉइल रहेंगी ही नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा जरा इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। देखो ध्यान से, अगर मान लो हम ये मानते हैं ये दो कॉइल है, ठीक है, अब मान लो यहां पर हमारे पास कुछ करंट आई, करंट से क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखो ये सेंटर है तो हमारे पास सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड होगी, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। देखो निकाल देते हैं, करंट इस तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, बाहर की तरफ। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, बाहर की तरफ, ठीक है। अब बाहर की तरफ आएगी मतलब सेंस क्या हुआ, यहां से मैग्नेटिक फील्ड, ये जो वायर है यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और ऐसे ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये इस तरह से आएगी, ये इस तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। बोले बात समझ आ रही है यहाँ पे। यहां से हमारे पास सीधी आगे की तरफ चलेगी, फिर यहां से आएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, यहां पर ऐसे आएगी, यहां से ऐसे आ जाएगी। तो जरा सोचो क्या ये पॉसिबल है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जरा समझना, ये क्लोज्ड कर्व बनाएंगी पूरा इस तरह से, ठीक है। आगे क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो पूरी की पूरी सेकंड कॉइल से पास हो जाए, नहीं। तो हम इन दोनों कॉइल को चाहे जितना पास ले आओ, यहां कुछ ना कुछ छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड तो जरूर बन रही होगी। बोलो, चाहे जितना पास ले आओ। केवल एक केस है, अगर दोनों कॉइल्स को एक दूसरे के साथ टच करा के रख दो तब यह बात पॉसिबल होती है कि पहले से बनने वाला फ्लक्स पूरी तरह से सेकंड वाले से पास हो जाए। बात सुनना, जब एक दूसरे में टच करा के रख दो। अच्छा अगर टच करा के रख दिया तो क्या ये दो अलग अलग कॉइल हैं, सोचो, तब तो एक ही कॉइल हो गई। अगर टच करा दोगे तब ये केस पॉसिबल होगा, और अगर टच करा दोगे तो क्या म्यूचुअल इंडक्शन आएगा, सवाल ही नहीं उठता। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे। तो ये जो रिजल्ट देख रहे हो ये एक आइडियल रिजल्ट होता है। अगर तुम यहाँ पर इसकी प्रैक्टिकलिटी चेक करोगे तो प्रैक्टिकलिटी पे समझ में आता है कि हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आया है ये √L1L2 के एग्जैक्ट बराबर नहीं होता बल्कि इसके प्रपोर्शनल होता है, ठीक है। देखो हमें यहां पर पता चला कि हमारे पास जो ये m है ये प्रपोर्शनल होता है √L1L2 के, ठीक है। ये एग्जैक्ट इक्वल कभी नहीं होता। बोलो इतनी बात क्लियर। अगर ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं है तो अब जब प्रपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगता है, और ये जो कांस्टेंट देख रहे हो इसको हम कहते हैं
कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब यहां पर जो के देख रहे हो, के को कहा जाता है कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग। मतलब जरा समझना, के के बारे में बात करेंगे, के का मीनिंग क्या होता है। अच्छा एक बात जरा समझना, यहां पर पता चला कि हमारे पास जो m है ये एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा अंडर रूट L1 L2 के। ये क्या है, ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन है। अच्छा ध्यान रखना, तुम्हें ये भी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में अगर आइडियल कंडीशन आ गई कपलिंग की तो कपलिंग की आइडियल कंडीशन ये होती है। अगर नॉन आइडियल या प्रैक्टिकल कंडीशन आती है तो प्रैक्टिकल कंडीशन हमारे पास ये होती है m इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2, जहां k क्या होता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अच्छा जरा समझना, अब यहां पर जो m है ये अंडर रूट L1 L2 के एग्जैक्ट बराबर नहीं है। अगर एग्जैक्ट बराबर नहीं है तो क्यों नहीं है, सोचो, कोई ना कोई तो बड़ा होगा। ध्यान सुनना, केवल तीन ही केस तो पॉसिबल है, या तो ये बराबर होगा, या तो m बड़ा होगा, या तो अंडर रूट L1 L2 बड़ा होगा। अब तुम्हें ये सोचना है कि अगर ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं है तो इन दोनों में से कौन बड़ा निकलेगा। ध्यान सुनना, अंडर रूट L1 L2 बड़ा निकलेगा, m छोटा निकलेगा। क्यों, दिक्कत कहां पर आ रही है, सोचो दिक्कत आ रही है जब एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे से पास होगा तो दिक्कत है। मतलब जब म्यूचुअल इंडक्शन होता है तो म्यूचुअल इंडक्शन में एक कॉइल का फ्लक्स पूरी तरह से दूसरे से पास हो ही नहीं सकता। ये बात समझ में यहाँ पे, तभी हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता। इसी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन का जो कोएफिशिएंट है या जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं वो हमेशा इससे छोटा होता है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो हमें इन दोनों को बराबर लाना है तो क्या करना है, ये जो अंडर रूट L1 L2 देख रहे हो इसमें किसी ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करा दो जो वैल्यू 1 से छोटी हो, तभी तो ये बराबर आ सकते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो हमारे पास 4 है और ये 8 है, 8 4 से बड़ा है, पता है हमें, लेकिन अगर हम इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करा दें तो क्या लगता है ये बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर जो ये ग्रेटर का साइन है इक्वल में बदल जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ध्यान सुनना, अगर कोई वैल्यू बड़ी है तो उसमें 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराओगे तभी तो वो अपनी छोटी वैल्यू के बराबर आएगी। तो ध्यान सुनो, अगर हम यहां पर इसमें k से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये इसके बराबर आ रहा है, तो यहां से अब पता होना चाहिए k की वैल्यू कैसी होती है, हमेशा 1 से छोटी। k इज ऑलवेज लेस देन 1, दिख नहीं रहा वहां पे, देखो यहाँ पे ये जो k है हमारे पास, k हमेशा 1 से छोटा होगा। तो यहां पर ध्यान रखना, ये भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। वैल्यू ऑफ k इज ऑलवेज लेस देन 1, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला तुम्हें देखिए क्या सामने रखा हुआ है, यहां से निकाल दो, k बराबर हो जाएगा m अपॉन अंडर रूट L1 L2 के। इसलिए तुमसे कहा था कि ये जो आर्टिकल है इस आर्टिकल में केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनते, और भी बहुत सारी चीजें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। इसी वजह से इसका आर्टिकल जरूरी था। आर्टिकल में क्या रहा, अब पूरी बात फिर से रिवाइज करो। सोचो आर्टिकल में क्या था, आर्टिकल में क्या था, दोनों कॉइल्स की कपलिंग। कपलिंग का मतलब क्या होता है, जब कॉइल्स एक दूसरे के पास पास रखी हो तो एक कॉइल में क्रिएट होने वाला फ्लक्स दूसरे से पास हो, दूसरे में क्रिएट होने वाला फ्लक्स पहले से पास हो, तो इन्हें हम कॉइल्स की कपलिंग कहते हैं। हमने यहां पर आर्टिकल कैसे करा, आर्टिकल में हमने पूरी आइडियल कंडीशन मान ली कि अगर पहले में φ1 फ्लक्स बन रहा है तो दूसरे में वो पूरा का पूरा फ्लक्स पास हो जाएगा। अगर φ1 यहां पर है तो दूसरे में भी φ2 पास हो जाएगा। और क्या माना था, अगर दूसरे में φ2 फ्लक्स है तो वो पहले से भी पूरी तरह से पास हो जाएगा। मतलब हमने 100% लिंकेज मान लिया। जब 100% लिंकेज मान लिया तो आइडियल कंडीशन में जो कपलिंग होगी वो क्या है, m बराबर अंडर रूट L1 L2। लेकिन अगर प्रैक्टिकल कंडीशन में कपलिंग देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है, m से बड़ी रहती है। अगर m से बड़ी रहेगी तो यहाँ पर क्या होगा, हम एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे, वो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, और जिसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, ध्यान रखना, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला क्या आता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है, अगर हम मान लो ये लिखते हैं कोई दो वैल्यू है a और b, और उनका तो हम अंडर रूट a भी निकालते हो, ये a और b दो अलग अलग वैल्यू हैं, उन नहीं दिख रहा, देखो ध्यान से, अगर ये हमारे पास a और b दो अलग अलग वैल्यू हैं और अगर तुम इनका इस तरह से अंडर रूट a भी निकालते हो तो ये हुआ क्या, ये ज्योमेट्रिकल मीन हुआ हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला तो पता है सबको, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन का, ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीन हुआ। तो अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है इसका फॉर्मूला निकल कर क्या आता है, ये देख लिया सबने, इसमें तो कुछ नहीं नोट करना, ये इसका स्टेटमेंट जरूर लिख लेना, कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक, देखो आगे, देखो अब यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला निकल करके आता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का। क्या ऊपर क्या है हमारे पास,
ऊपर जो देख रहे हो ये आ गया हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये आ गया हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस, और जो नीचे देख रहे हो नीचे क्या हमारे पास √11L2, ये है हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस। तो ये आ गया हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीन, ये फॉर्मूला लिख लेना, ऑब्जेक्टिव में इस तरह से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पॉसिबिलिटी है पूछ सकते हैं। ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस, ये नोट कर लेना कहीं बॉक्स में, बंद कर लेना इसको, ठीक। इतनी बात क्लियर है यहां पे। बाकी फिर अब अगले दिन